If the angle of dip at two places are 30 degree and 45 degree respectively, then the ratio of horizontal component of earth magnetic field at two places will be। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, बी एच, वो होता है बी ई कॉस डेल्टा, डेल्टा एंगल ऑफ डिप है। तो दो अलग अलग प्लेसेस पे एंगल ऑफ डिप दिया और बी एच का रेशियो पूछ रहे हैं, तो इसमें एक इनबिल्ट सिचुएशन है, वो ये है कि आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेसेस पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेम मानना पड़ेगा। तब आपका आंसर बनेगा बी एच वन अपॉन बी एच टू इज इक्वल टू बनेगा कॉस डेल्टा वन अपॉन कॉस डेल्टा टू। एक एंगल 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और दूसरा एंगल 45 है तो ये हो जाएगा कॉस 45। तो कॉस 30 जो होता है वो होता है आपका √3/2 और कॉस 45 होता है 1/√2। तो आंसर आपका मिलेगा √3/√2। ठीक है, जो इसमें हमने चीज़ अज्यूम कर ली है अपने मन से वो ये है कि अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों प्लेसेस पे क्या होना चाहिए, सेम। तब आपको रिजल्ट क्रिएट हो पाएगा इसमें, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एट ए प्लेस ऑन द अर्थ हॉरिजॉन्टल, एट ए प्लेस द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ और वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं। तुरंत हो जाएगा, जो एंगल ऑफ डिप होता है tan डेल्टा वो होता ही है वी अपॉन वी एच। तो आपको एंगल ऑफ डिप पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 40.6 डिग्री एंड द इंटेंसिटी ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, और आपसे कह रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कितना होगा। तो वर्टिकल का टोटल के साथ जो रिलेशन होता है एंगल ऑफ डिप को लेके, तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है अर्थ का टोटल कंपोनेंट, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन डेल्टा। ठीक, तो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, आपके पास एंगल ऑफ डिप है, और आपको टोटल निकालना है। अब समस्या यहाँ ये है कि एंगल ऑफ डिप बहुत अजीब सी वैल्यू है। ठीक है, साइन 40.6 डिग्री ये कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये फिर हमसे सेटल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि हमें 37 डिग्री की हम वैल्यू हमें पता होती है तो वो हम डाल के आइडिया मिल सकता है आपको। साइन 37 डिग्री जो होता है वो आपका 3/5 होता है, तो आप 40 डिग्री की जगह 37 डिग्री की वैल्यू डाल के एक क्लोज आंसर आपको मिल जाएगा। इफ in two separate experiments neutral points due to two small magnets are at a distance r and 2r in broadside on position, the ratio of their magnetic moment कितना होगा। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे r पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, एक में 2r पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। मान लीजिए जिसमें r पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, और जिसमें 2r पे मिल रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो न्यूट्रल पॉइंट तभी मिलेगा जब उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो वो हो जाएगा μ0/4π इंटू m1/r³। ये है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और ये किसको कैंसिल कर रहा होगा, बी एच को। बिल्कुल इसी तरह से जो m2 का मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π m2/2r³, ये भी न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए बी एच को ही कैंसिल करेगा। दोनों ही अगर बी एच के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में ही बराबर हो जाएंगे, और इनको आपस में बराबर करेंगे तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ से ये r³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m1 जो समझ में आ रहा है वो m2/8 समझ में आ रहा है मुझे। तो आपको m1 और m2 का रेशियो अगर पूछा जाए m1/m2, सो द आंसर विल बी 1/8, 1:8 जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो मिल जाएगा, डी पार्ट। Earth's magnetic field at a certain place has a horizontal component 0.3 Gauss, total strength 0.5 Gauss, angle of dip पूछ रहे हैं। तो horizontal component वाला फॉर्मूला लगाते हैं। horizontal component जो होता है वो होता है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस डेल्टा। horizontal component दिया है 0.3 Gauss, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, और एंगल ऑफ डिप आपको निकालना है कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा 3/5 आ गया। कॉस डेल्टा 3/5 हमें वैल्यू याद है, वैसे हमें वैल्यू याद है, ये 53 डिग्री होता है, बट ये पसंद नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं साइन इनवर्स या टेन इनवर्स में बताओ। तो हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉस डेल्टा 3/5 है तो जो साइन डेल्टा आएगा यहाँ से ये 4/5 आएगा, और जो टेन डेल्टा यहाँ से आएगा वो आपका 4/3 आएगा। अब जो आपको आंसर पसंद आ रहा है वो आप मैच करा सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टेन डेल्टा वाला मैच कर रहा है, ये साइन वाला मैच नहीं कर रहा है। टेन इनवर्स 4/3 आंसर बन जाएगा आपका।
द वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप आपको दोनों दिए हुए हैं और टोटल इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया कि बी एच जो होगा वो किसके बराबर होता है, बी ई कॉस डेल्टा के बराबर होता है। सारी वैल्यू डालो, आपको एंगल ऑफ डिप मिल जाएगा। नहीं, एंगल ऑफ डिप दिया है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। At a certain place, horizontal component B naught and the vertical component V naught of the earth magnetic field are equal in magnitude। तो दोनों ही अगर बराबर हैं तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से जाएगा, और बी नॉट रूट टू कह लो चाहे वी नॉट रूट टू कह लो, सेम आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। और एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया है आपको, न्यूट्रल पॉइंट उसकी एक्सिस पे मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो अगर एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी एच को कैंसिल करेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, एक्सिस पे तो यही फॉर्मूला होता है। और ये किसको कैंसिल करेगा, बी एच को, तो न्यूट्रल पॉइंट नल पॉइंट मिलेगा आपको। तो आपके पास सब कुछ है, मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है, आपके पास बी एच है, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी इसमें, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, आराम से क्यूब रूट आ जाएगा इसमें, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो बार मैग्नेट है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट 2m और m दिया हुआ है, दोनों को एक साथ फास्टन टुगेदर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ताकि उनके सेंटर जो है वो क्रॉस सिस्टम बनाए। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक मैग्नेट ऐसे होगी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, दूसरी मैग्नेट ऐसे होगी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m है। तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, तो एक m एक 2m, तो इनका बनेगा m रूट 5। पाइथागोरस लगा दिया हमने। अब पूछ क्या रहे हैं इसमें, ये देख लेते हैं। पूछ ये रहे हैं कि द क्रॉस सिस्टम सेट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2m मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो थीटा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैं यहाँ फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। मान लिया ये है आपका m और ये है आपका 2m, और रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, 2m के पास होगा, ये आएगा m रूट 5। अब जब आप इसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, वो रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड के बीच में एंगल 0 होना चाहिए, ठीक है। वो रहेगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में वो रहेगा, mm लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो 2m वाला मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बनाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, टेन थीटा तुरंत आ जाएगा। तो टेन थीटा आ जाएगा आपका m अपॉन 2m परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो m टेन थीटा हाफ आ गया। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। सी पार्ट आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें कह रहे हैं कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो मुझे लगता है H होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, V होगा वर्टिकल कंपोनेंट, I होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो पाइथागोरस लगती है इसमें, तो आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। The direction of the null point is on the equatorial line of the bar magnet when the north pole of the magnet is कहाँ होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो, ध्यान से समझते जाना, नॉर्थ डायरेक्शन में ही अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो नहीं पाएगा, एक्सियल पोजीशन पे नल या न्यूट्रल पॉइंट मिल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में और मैग्नेट का भी उसी डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो कहाँ मिलेगा नल पॉइंट आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक। तो वही वो कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग नल पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ में हो। क्लियर, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द रियल एंगल ऑफ डिप इफ द मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द डिप नीडल मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। जो हमने मैग्नेट सस्पेंड करी है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में सस्पेंड नहीं करी है, वो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा दूसरे प्लेन में सस्पेंड करी है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और उस प्लेन के अंदर एंगल ऑफ डिप 45 है, और आपसे पूछ रहे हैं रियल एंगल ऑफ डिप बताओ। तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू होता है रियल एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा। इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये एपरेंट एंगल ऑफ डिप है, ये रियल एंगल ऑफ डिप है, और ये जो दूसरा प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल होता है वो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, एपरेंट एंगल ऑफ डिप है यानी tan 45 डिग्री, रियल आपको निकालना है, tan डेल्टा आपको निकालना है, अपॉन कॉस अल्फा यानी cos 30।
cos 30 होता है √3/2, √3/2 यहाँ ले आएंगे तो ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 10 डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ से क्या मिलेगा, 10 इनवर्स √3/2। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ अपेरेंट एंगल ऑफ डिप इन टू प्लेन्स एट एन राइट एंगल टू ईच अदर आर 30 एंड 45। द ट्रू एंगल ऑफ डिप पूछ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये उस मेथड पर बेस्ड है जो हम लैब में फॉलो करते हैं। लैब में हम कोई से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ले लेते हैं और उनमें दोनों में अपेरेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप फाइंड कर लेते हैं और उससे हम एक्चुअल एंगल ऑफ डिप फाइंड कर लेते हैं। तो जो लैब मेथड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कॉट स्क्वायर डेल्टा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। ये है अपेरेंट एंगल ऑफ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में अपेरेंट एंगल ऑफ डिप अगर आपको पता है तो आप एक्चुअल एंगल ऑफ डिप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। एंड दिस इज द लैब प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग एक्चुअल एंगल ऑफ डिप विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं, इसको 10 में लिखते हैं या कॉट में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं जरा कितना आने वाला। तो कॉट 30 हो जाएगा 1/10 30 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 हो जाएगा 1/10 स्क्वायर 45। तो 10 30 होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा तो ये तो आ गया आपका 3 प्लस 10 45 1 होता तो ये 4 आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर डेल्टा जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो कॉट डेल्टा जो मिलेगा यहाँ से कॉट डेल्टा दैट विल बी 2। अब अगर डेल्टा लिखना है तो क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे कॉट इनवर्स 2। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट, cot inverse 2. A dip circle lies initially in the magnetic meridian. If it is now rotated through an angle theta in the horizontal plane, then the tangent of the angle of dip is changed in the ratio। ठीक है, पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में था तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 10 डेल्टा होगा। फिर आपने उसको थीटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दिया तो नया जो एंगल ऑफ डिप होगा वो 10 डेल्टा प्राइम हो जाएगा। तो क्या रिलेशन होता है 10 डेल्टा और 10 डेल्टा प्राइम में, तो 10 डेल्टा प्राइम होगा 10 डेल्टा अपॉन कॉस थीटा। थीटा आपने एंगल घुमाया है प्लेन को तो कितना चेंज हो गया ये, तो फाइनल जो आ जाएगा 10 डेल्टा प्राइम अपॉन 10 डेल्टा, ये आपका फॉर्मूला आएगा 1/cos थीटा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट, इस फैक्टर से चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एट ए सर्टेन प्लेस एंगल ऑफ डिप दिया है 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.5 ऑर्स्टेड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हॉरिजॉन्टल का जो फॉर्मूला होता है BH वो आ जाएगा BE cos डेल्टा। BH आपको दिया है 0.5 ऑर्स्टेड, BE आपको निकालना है और cos डेल्टा cos 30 होता है √3/2। सो द आंसर विल बी 1/√3। सी पार्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसको एक्सिस परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखिए। उसकी एक्सिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर माने ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो कॉइल को हमने इस तरह से रखा होगा ताकि उसकी जो एक्सिस है वो नॉर्थ साउथ के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक, लेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज H0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज H। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H0 है और मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर जो है वो H है। इफ द अर्थ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इनसाइड द लूप, वो एंगल कितना बनाएगा। तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लूप था आपका, इसके सेंटर की बात चल रही है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो ये H है, इसका नाम H है। और लूप का इनसाइड द लूप का जो होगा, सॉरी अर्थ का जो है वो H0 है। अर्थ का जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H0 और जो लूप का है H। इस तरह से लूप का तो लूप के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपने यहाँ सस्पेंड करी है मैग्नेट तो मैग्नेट तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो अलाइन हो जाएगी, तो H के साथ वो एंगल थीटा बना रही है। तो tan थीटा कोई भी बता सकता है, tan थीटा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा H0/H। ठीक है, tan थीटा क्या बन जाएगा, H0/H। तो थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स H0/H। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। If a magnet is suspended at an angle 30 degree to the magnetic meridian, it makes angle 45 with the horizontal। the real dip पूछ रहे हैं, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये वही सेम क्वेश्चन है, शायद आंसर ए पार्ट बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एंगल ऑफ द डिप नीडल लाइज इनिशियली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन व्हेन इट शोज एंगल ऑफ डिप थीटा एट दैट प्लेस। तो थीटा जो होगा वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप बन जाएगा। अब डिप सर्कल को हमने एक्स एंगल से रोटेट कर दिया।
अब जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप है वो थीटा डैश है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हमें पता है, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। तो जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप होता है टेन डेल्टा डैश, यहाँ पे थीटा डैश है, इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप यानी टेन थीटा अपॉन कॉस एल्फा, और यहाँ पे जो एंगल है उस प्लेन का वो एक्स है, तो टेन डेल्टा डैश अपॉन टेन थीटा जो बनेगा, टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा जो बनेगा वो वन अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। योर आंसर विल बी ए पार्ट। इसमें कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिप सर्कल को ऐसे एडजस्ट किया है सो दैट इट निडल मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में कर दिया आपने। इन दिस पोजीशन एंगल ऑफ डिप इज 40 डिग्री, तो ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा। अब नाउ डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इन विच निडल मूव्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप दूसरे प्लेन में चले गए, अब मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ दिया आपने, दूसरे प्लेन में चले गए, तो वहां तो एंगल ऑफ डिप जो होगा वो एपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा, और एपरेंट एंगल ऑफ डिप हमेशा एक्चुअल से ज़्यादा होता है। जो मिनिमम एंगल ऑफ डिप होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, और वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी वर्टिकल प्लेन में डिप सर्कल को रखोगे तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप हमेशा एक्चुअल से ज़्यादा ही रहेगा। सो योर आंसर विल बी मोर देन 40 डिग्री, सी पार्ट। 121. Which of the following statement is not true? First, while taking reading of tangent galvanometer, the plane of the coil must be set at right angle to the earth magnetic meridian. बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल जो होती है वो हम मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में। तो ये नॉट ट्रू पूछ रहे हैं तो पहला ही नॉट ट्रू होगा, ये पार्ट इसका आंसर बनेगा। बाकी और भी हम समझ लेते हैं। ए शॉर्ट मैग्नेट इज यूज्ड इन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सिंस लॉन्ग मैग्नेट वुड बी हैवी एंड मे नॉट इजीली मूव। ठीक है, शॉर्ट मैग्नेट यूज करते हैं, ये पक्का है। ठीक है, लॉन्ग मैग्नेट के पीछे और भी कई वजह हो जाएंगे, हैवी की तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी वो सेंटर वाला नहीं करेगी, वो सेंटर से दूर वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो शॉर्ट मैग्नेट यूज़ करते हैं, इतना तो ट्रू है, तो नॉट ट्रू में ये तो नहीं जाएगा। ठीक, सी पार्ट में कह रहे हैं मेजरमेंट विद टेंजेंट गैल्वेनोमीटर विल बी मोर एक्यूरेट व्हेन द डिफ्लेक्शन इज अराउंड 45 डिग्री। तो ये आप याद रख सकते हो कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब आपका डिफ्लेक्शन कहाँ रहे, 45 के आसपास रहे। तो इसी आंसर भी करेक्ट है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज इन ए पोलर रीजन। पोलर रीजन में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट BH को यूटिलाइज करते हैं, और BH पोल पे जीरो होगा, और BH जब पोल पे जीरो होगा तो वहाँ पे हम यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट। 122. The strength of the magnetic field in which magnet of vibration magnetometer is oscillating is increased 4 times its original value. मैग्नेट फील्ड को अगर आप 4 गुना करोगे तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। किस फॉर्मूले से, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको ऑसिलेट करा रहे हो, अगर आप उसको सोचो 4 गुना कर दें तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, और टाइम पीरियड हाफ होते ही फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाई ए मैग्नेट। सिंपल पेंडुलम की बॉब की जगह हम उसको मैग्नेट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऑसिलेशंस आर सेट अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, a copper coil is added so that the one pole of the magnet passes in and out of the coil. The coil is short circuited. Then which of the following happens? Situation ऐसे समझो जरा, जैसे हमने क्या किया, एक मैग्नेट को ऐसे हैंग कर लिया और ये मैग्नेट इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, और यहीं पे हमने एक कॉपर कॉइल भी लगा दिया, और कॉपर कॉइल के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अब कैसे हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है। कॉइल के अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, और कॉपर कॉइल को हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, मतलब दोनों टर्मिनल कनेक्ट करे हुए हैं ऐसे। तो जब ये अंदर जाएगी बाहर आएगी तो EMF इंड्यूस्ड होगा, फेराडे लॉ, फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो इसके अंदर हीट डेसिपेट होगी, और ये हीट की एनर्जी आएगी कहाँ से, तो हीट की एनर्जी आएगी मैग्नेट के काइनेटिक एनर्जी से, मोशन की वजह से। तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी उसकी डेसिपेट होती जाएगी, और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, सी पार्ट। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, ऑसिलेशन जो होंगे वो डैम्प्ड होंगे। ठीक है, टाइम पीरियड पे ज़्यादा हम कमेंट कर नहीं पाएंगे अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो तीनों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे भी डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, बी यहाँ पे एच लिखा गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो एच कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू नॉर्मल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंटेन्स ए मैग्नेटिक निडल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एफ। दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक एफ होगा एक एच होगा। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं हम ये एच मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मान लेते हैं हम एफ है, और जो निडल है वो एफ से 60 डिग्री बना रही है। इसका मतलब ये बनेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और वो एफ से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो आपसे एफ अपॉन एच पूछ रहे हैं, तो सिंपल है, हम tan 60 लिख देते हैं। tan 60 बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h बाई एफ आ जाएगा, और वो आ गया √3। तो f बाई एच कितना हो जाएगा, 1 बाई √3। डी पार्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शॉर्ट मैग्नेटिक नीडल इज पाइवेटेड in a uniform magnetic field of strength 1 Tesla if another magnetic field of √3 Tesla is applied to the needle in a perpendicular direction। और निडल थीटा डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो बहुत सिंपल है, पहले मान लिया इस तरफ था 1 टेस्ला, तो निडल भी इसी तरफ होगी, फिर आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में √3 टेस्ला और अप्लाई कर दिया, तो निडल जो है वो इस तरफ घूम जाएगी। और कितना घूम जाएगी, तो ये एंगल मान लिया थीटा घूम जा रही है निडल। ठीक, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा √3 अपॉन 1, तो थीटा आपका आ गया 60 डिग्री, निडल जो है वो घूम जाएगी। एक मैग्नेटिक निडल है, उसको हमने सिल्क थ्रेड से सस्पेंड किया और वो वाइब्रेट कर रही है, और टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा के 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच, ये टेम्परेचर है। ठीक, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इंक्रीजेज, सी पार्ट। द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 2 seconds इफ इट इज ब्रोकन इनटू लेंथ into 2 equal parts, the one part is suspended in the same way, then the time period will be। ठीक, तो जब कोई इस तरह की मैग्नेट है और इसका टाइम पीरियड 2 seconds है, तो आपने इसको इस तरह से अगर ब्रेक किया है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा वो आप देखते जाओ। मास आधा हो जाएगा, लेंथ आधी हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मास आधा हो जा रहा है, लेंथ आधी हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा। किस फॉर्मूले से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²/12। तो मास भी आधा हो गया, लेंथ भी आधी होगी, आधे का स्क्वायर 1/4 होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट हमें पहले से पता है, वो हाफ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड पे देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो आई की जगह डालोगे I/8, एम की जगह डालोगे m/2 इंटू बी। तो ये यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अंडर रूट के अंदर नीचे 4 आ रहा है, तो अगर अंडर रूट के अंदर नीचे 4 आएगा तो ये 4 का अंडर रूट के बाहर तो 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब जो नया टाइम पीरियड होगा टी डैश, वो पुराने टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है टी डैश, वो पुराने टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। तो पुराना टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड था तो नया टाइम पीरियड 1 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टी नॉट इफ दिस मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैग्नेट ऑफ द सेम साइज एंड पोल स्ट्रेंथ बट डबल द मास। साइज और पोल स्ट्रेंथ सेम है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, और मास डबल करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा। ठीक है, मास अगर आप चाहते हो डबल करना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 2 टाइम्स हो गया तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर रूट के अंदर आता है। बाकी मैग्नेटिक मोमेंट में तो कोई चेंज हुआ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डबल हुआ, तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो शॉर्ट मैग्नेट है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो 27:8 दिया है। व्हेन प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर प्रोड्यूस नो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के दोनों साइड आपने मैग्नेट्स रख दिए हैं और कोई डिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है, इसका मतलब उन दोनों मैग्नेट्स ने उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट करके 0 कर दिया होगा। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द वीकर मैग्नेट इज 0.12 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर।
स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये मार रहे हैं एक ही जैसी पोजीशन में मार रहे हैं, एक्सियल पोजीशन, तो दोनों ही एक्सियल पोजीशन। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू पहली वाली बड़ी वाली मैग्नेट का या छोटी वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा 8m, और उससे डिस्टेंस दी है 0.12 का क्यूब, ठीक। एक्सियल मान लेते हैं तो 2 इंटू 8m कर दे रहे हैं, ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एक बड़ी वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट 27m मान लेंगे, छोटी वाली का 8m मान लेंगे, ठीक है, 27m 8m मान लेंगे इस तरह से। और हम एक्सियल पोजीशन पे बैलेंस करा रहे हैं दोनों को, तो ये इसकी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यही मैग्नेटिक फील्ड कौन बैलेंस करेगा, दूसरी मैग्नेट का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, m जो है वो 27m है, अपॉन डिस्टेंस आपको निकालनी है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से लार्जर मैग्नेट से डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो लेट से r का क्यूब। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया। अब ले लेते हैं क्यूब रूट, तो आ जाएगा 2/0.12, और यहाँ आ जाएगा 3/r। तो r जो आ जाएगा वो आना चाहिए आपका 3 इंटू 0.12/2, 2 से कैंसिल करेंगे 0.06, तो 0.18 आ जाएगा। 0.18 मीटर जो है वो डिस्टेंस होगी, डी पार्ट, ठीक। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की लोकेशन पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस पॉइंट पे नेट मैग्नेट फील्ड दोनों मैग्नेट्स का जीरो हो गया होगा, तभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब दोनों मैग्नेट एक ही जैसे ओरिएंटेशन में लगाएंगे, या तो दोनों एक्सियल पोजीशन पे तो दोनों इक्वेटोरियल पे तो दोनों इक्वेटोरियल पे। मैंने दोनों एक्सियल मान लिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक। तो आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट विद इट्स यूजुअल नोटेशंस इज गिवन बाय। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच। ये बी एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन जनरल वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है।